Myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian University School. तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। कल की क्लास में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा था और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे देने को मैंने कहा था। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाई डू एनिमल्स एक्सटिंक्ट, व्हाई डू एनिमल्स एक्सटिंक्ट, व्हाई डू एनिमल्स एक्सटिंक्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हमारे जो जानवर है वो क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर ये है कि हमारे डिस्टर्बेंसेस के वजह से, हमारे नेचुरल हैबिटेट में जो डिस्टर्बेंसेस हम लोग कॉज कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से और बाकी अदर रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और धीरे धीरे ये जो एनिमल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हिंडरेंस कॉज किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, विघ्न डाला है, उसमें हम लोगों ने रुकावटें पैदा की, उसको डैमेज करने की कोशिश की है और इसी की वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। Disturbance in the natural habitat of animals make it difficult for them to survive and hence become extinct। यानी हमारी डिस्टर्बेंस की वजह से उनके नेचुरल हैबिटेट में उनका जीना क्या हो गया, दुश्वार हो गया, उनका जीना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया और इसकी वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर जो आज की डेट में हमको देखने को नहीं मिलते हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कभी हम लोग सुनते थे कि हमारे धरती पे क्या होते थे, डायनासोर्स होते थे, ठीक। तो डायनासोर्स भी कुछ क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या हो गया, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल, व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स। यानी हमको एनिमल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है, इनको बचाने की ज़रूरत क्या है। तो एनिमल्स जो है हमारे लिए बहुत तरीके से क्या है, यूज़फुल है, बहुत तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक। तो इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। एनिमल्स सच एज लिजार्ड, स्नेक्स, आउल्स एंड बैट्स प्ले अ पर्टिकुलर रोल इन इकोसिस्टम एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट्स बैलेंस। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में क्या करते हैं, बहुत ग्रेट रोल प्ले करते हैं और बैलेंस को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो इसीलिए इन एनिमल्स को कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। वो क्या करते हैं, फूड चेन का एक हिस्सा होता है। कोई भी जानवर जो होता है किसी ना किसी फूड चेन का हिस्सा होता है, तो वो पूरे फूड चेन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक। और जो आपका फूड वेब्स होता है, जिस तरीके से फूड चेन होती है उसी तरीके से फूड वेब भी होता है। यानी सारे एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए। सारे जानवर जो है, एक जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार है, वो जानवर किसी तीसरे जानवर का शिकार है और इसी तरीके से सारे जानवर जो है वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये बैलेंस बना के रखते हैं। We need to conserve different life forms to ensure that the natural balance does not get disturbed। तो इनको कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको एनिमल्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। हमारे इकोसिस्टम के लिए हमारे जो एनिमल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इकोसिस्टम में जो हमारे एनिमल्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक एनिमल जो होता है दूसरे एनिमल से रिलेटेड होता है, किसी तरीके से भी रिलेटेड हो सकता है। उसके लिए वो फूड हो सकता है या तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसका शिकार करने वाला हो सकता है। तो जो हमारी फूड चेन होती है, एक छोटे जानवर को एक बड़ा जानवर खाता है, बड़े जानवर को उससे बड़ा जानवर खाता है और इसी तरीके से जो हमारा फूड चेन है, लाइफ साइकिल है, वो क्या होती है, चलती रहती है। तो इसीलिए जानवरों को कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखते हैं और हमारे जो नेचुरल, हमारा जो नेचर है उसका भी बैलेंस क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कि डिस्टर्ब ना हो। तो ये रीजंस थे, इसीलिए हम लोग को एनिमल्स को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू वी मीन बाय एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे कल पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो डिफिनीशन है या इकोसिस्टम से जो आप लोग समझते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेस। यानी एक इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है और वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीवित और निर्जीव, यानी जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इन सब का मिला के जो कंप्रिमिजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर,
डेल्टाज एसेट्रा, यानी किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जितने भी जानवर, जितने भी प्लांट्स, वहाँ पे जो नदी है, वहाँ पे जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पे जो जैसा क्लाइमेट है, वहाँ पे पहाड़ है, कुछ भी है, तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, इको सिस्टम बनता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। एन इको सिस्टम रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इन दोनों को मिला के जो कंप्राइज किया जाता है, जो जगह जो होती है, ठीक है, जहाँ पे सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे रिवर, डेल्टा, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब कुछ मिला के हमारा क्या बनता है, इको सिस्टम बनता है। तो आई होप आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहा है, बिकॉज उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके रहने की जो जगह, जो इकोसिस्टम है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टर्बेंस कॉज किया है, हिंडरेंस कॉज किया है, तो जिसकी वजह से उनका सर्वाइव करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल्स, एनिमल्स को कंजर्व करना जरूरी क्यों है। तो एनिमल्स को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो है हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बना के रखते हैं। कैसे, जो हमारा फूड चेन है, हमारा जो फूड वेब है, उसमें सारे जानवर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें से अगर एक भी जानवर अगर वहाँ से खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, या तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाता है, या बिल्कुल एक टाइम पे आने के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से बाकी जानवर भी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो नेचर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, और उसमें क्या कॉज हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा। तो इसीलिए एनिमल्स को कंजर्व करना क्या है, जरूरी है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इकोसिस्टम होता है किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जितने भी लिविंग वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, एक्सेट्रा, यानी वहाँ की सारी चीज़ें, तो इन्हीं दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन्हीं दोनों को मिलाते हैं, एक जो संपूर्ण वहाँ जगह पे पाए जाने वाले जितने भी जीवित निर्जीवित सारी चीज़ें जो बन जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। तो ये कल की डेट का आपका होमवर्क भी था, आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा, और जिसको आंसर नहीं मिला है तो वो आज मैंने जो भी समझाया उसके बेसिस पे वो अपना आंसर लिख लेगा और मुझे सेंड कर देगा। चलिए अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज माइग्रेशन। कल मैंने आपको रेड डाटा बुक पढ़ाया था, उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। फिर रेड डाटा लिस्ट में जो 9 ग्रुप्स, अलग अलग जो 9 ग्रुप्स आते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ समझाया था, बताया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन, चलिए तो माइग्रेशन क्या होता है समझ लीजिए, MIGRATION, माइग्रेशन, ठीक। माइग्रेशन होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड, एनिमल्स और ह्यूमन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू लिव इन अ न्यू लोकेशन परमानेंटली और टेम्पोरली। माइग्रेशन का मतलब होता है जब कुछ लोगों का समूह, चाहे वो बर्ड्स हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एक नए लोकेशन पे चले जाते हैं, टेम्प्रोरी या परमानेंट बेसिस पे रहने के लिए। मींस एक जगह को छोड़ के और एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं रहने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इसका डिफिनीशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मैंने मतलब बताया था, एक तरह का मूवमेंट होता है, किसका, बर्ड्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है, कहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे। जब वो क्या करते हैं, एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और किसके लिए, अपनी पुरानी वाली जगह को छोड़ के एक नई जगह पे चले जाते हैं, किस लिए, रहने के लिए, टेम्प्रोरी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए, इट इज़ द मूवमेंट, इट इज़ द मूवमेंट, it is the movement of birds, it is the movements of birds, animals, it is the movement of birds, animals or humans over long distance to live, over long distance to live in a new location, permanently or temporarily,
तो क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन होता है मूवमेंट होता है बर्ड्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, और किस लिए? एक नए लोकेशन को तलाशने के लिए, और परमानेंट बेसिस पे रहने के लिए या फिर टेम्पररी बेसिस पे रहने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट होता है एनिमल्स, बर्ड्स या फिर ह्यूमंस का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। आप लोगों ने माइग्रेटरी बर्ड्स सुना होगा, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो सीजन के चेंज होने पे, ठीक है, गर्मी आने पे वो कहीं ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे ठंडा होता है, ठीक, और फिर ठंडी आने पे वापस उसी जगह पे आ जाती है, या इसका उल्टा भी करती है, ठंडी आने पे किसी गर्म जगह पे चली जाती हैं और वापस से ठंडी आने पे वापस उस जगह पे आ जाती हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी इसी तरीके की होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स आर बर्ड दैट फ्लाई far away areas every year to avoid harsh and inhospitable weather condition। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? जो हर साल क्या करती हैं? एक बहुत लंबी दूरी को क्या करती हैं? तय करती हैं, उड़ के क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं। किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरह के हार्श एंड इनहॉस्पिटेबल कंडीशन से, यानी अनसुटेबल कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के नेचुरल हैबिटेट को तलाशने के लिए वो क्या करती हैं? एक नई जगह पे क्या करती हैं? उड़ान भरती हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच टू अनदर लैंड एंड ले देयर एग्स। तो वो ये ऐसा क्यों करती हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करती हैं ताकि वहाँ पे जाके वो क्या कर सके? एग्स ले कर सके, और उसमें से क्या हो सके? जो नए बर्ड्स हैं वो आ सके, ठीक। तो उस जगह पे वो परमानेंट बेसिस पे नहीं रह सकती, बिकॉज वहाँ का कंडीशन, जो क्लाइमेट होता है, वेदर जो होता है, एक टाइम के बाद बहुत हार्श हो जाता है, बहुत इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, मीन्स वहाँ रहना, सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए और अपने एग्स को ले करने के लिए। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स, तो जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो ऐसा काम करती हैं, ठीक। वो क्या करती है? एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं फ्लाई करके, ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को किसी भी हार्श एंड इनहॉस्पिटेबल कंडीशन से क्या कर सके? अपने आप को बचा सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके अपने नेचुरल कंडीशन में, ठीक। तो इसीलिए वो क्या करती हैं? माइग्रेशन करती हैं। तो ओवरऑल ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? माइग्रेशन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा माइग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू लिव इन अ न्यू लोकेशन परमानेंटली और टेम्पररी। यानी ये क्या होता है? एक तरह का मूवमेंट होता है, किसका? बर्ड्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है। लंबे लंबे डिस्टेंसेस को क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, एक नई जगह तलाशते हैं अपने आप को रहने के लिए, अपने आप को रखने के लिए, ठीक है। और ये परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है, टेम्पररी, या तो वो नई जगह पे जाके परमानेंट वहीं पे बस जाते हैं, ठीक, फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से वो अगली जगह पे चले जाते हैं, या फिर टेम्पररी मतलब एक टाइम, कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, और फिर वापस से अपनी जगह पे क्या करते हैं? आ जाते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स मैक्सिमम क्या करती है? टेम्पररी बेसिस पे माइग्रेशन करती हैं। सिर्फ वो अपने, जब वो क्लाइमेट के कंडीशंस क्या हो जाते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ के एक नई जगह पे चली जाती हैं, और फिर जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है वो वापस से अपनी जगह पे चली जाती हैं। तो इंडिया के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारी कंट्रीज में, कि कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये पर्टिकुलर सीजन में ही वो देखने को मिलती हैं, उसके बाद से वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्या था? माइग्रेशन, जो इसी के साथ खत्म हो गया। हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। चलिए देख लेते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सॉरी, बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसमें सर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कहाँ से लेते हैं? तो देखिए इसका रीज़न क्या है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पढ़ने का इस चैप्टर के अंदर। उसका रीज़न ये है कि वी नीड टू कट 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 17 पेड़ों को क्या करना पड़ता है? फुल ग्रोन ट्रीज को कट करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को क्या मिलता है? 1 टन पेपर मिलता है। तो 1 टन पेपर को पाने के लिए हमको 17 पेड़ों को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पेपर का क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो एक बार से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? कई बार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा?
कुछ तो पेड़ कम कटेंगे। आपको भी पता है कि पेड़ों को काटना बहुत आसान होता है, पर एक पेड़ को वापस से ग्रो करने में 10 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए। वी कैन ईजिली री यूज एंड रिसाइकिल पेपर फॉर 5 to 7 ट्रीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 to 7 ट्रीज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिड्यूसिंग आवर कंजप्शन ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज एंड ऑल्सो सेव वाटर एंड एनर्जी यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। अगर हम लोग क्या करें, रिसाइकलिंग करें पेपर का या पेपर को रीयूज कर ले, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कंजप्शन अगर पेपर का हम लोग कम कर दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीज को बचा सकते हैं, ठीक है, वाटर को बचा सकते हैं, एनर्जी को भी बचा सकते हैं, जो कि पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, यूज होता है। Beside it, it can also help in reducing the use of harmful chemicals that are used to make paper. इसके अलावा जो harmful chemicals हम लोग यूज़ करते हैं पेपर्स को बनाने के लिए, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका भी यूज़ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने बताया। अब आप इसको 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में लिख लीजिए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था, वी कैन ईजली यूज़ and recycle, reuse, इसको लिख लीजिए, reuse and recycle paper for 5 to 7 trees, for 5 to 7 trees। और क्या कर सकते हैं, reducing paper and its consumption of paper can save trees and also save water and energy, which is used for manufacturing of paper, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और ये कर सकते हैं कि जो इस पे केमिकल्स यूज़ होते हैं पेपर को बनाने के लिए, उसका भी यूज़ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग the use of harmful chemicals used for manufacturing of paper, तो पेपर को बनाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसका भी यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, रिसाइकलिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, फुल ग्रोन ट्रीज़ को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, टू ऑब्टेन 1 टन ऑफ पेपर। तो 1 टन पेपर को पाने के लिए हमको 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। तो आप सोचिए इससे कितना ज़्यादा जो पेड़ों का नुकसान होता है। आपको पता है कि एक पेड़ को कम से कम ग्रो करने में और एक फुल साइज का होने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिना फॉरेस्ट के हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, डिफॉरेस्टेशन को कम करें। डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करने से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन ईजिली री यूज़ एंड रिसाइकिल ऑफ पेपर फॉर 5 to 7 ट्रीज। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर री यूज़ करते हैं, ठीक है, या रिसाइकल करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 to 7 ट्रीज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग पेपर एंड कंजप्शन ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज। अगर हम पेपर का यूज़ करना, ठीक है, क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, इसका कंजप्शन करना कम कर दे, थोड़ा सा इसको रिसाइकल करना स्टार्ट कर दे, तो हम बहुत सारे पेड़ों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग वाटर और एनर्जी को भी बचा सकते हैं, जो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में क्या होता है,
यूज़ होता है। पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा वाटर यूज़ होता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स पेपर और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पेपर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कम कर सकते हैं बाई रिड्यूसिंग और रिसाइकलिंग पेपर। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में पढ़ा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन से क्या था, रिलेटेड था। इफ़ यू आर रिसाइकलिंग पेपर देन यू आर कंजर्विंग योर फॉरेस्ट। तो अगर आप क्या करते हैं, पेपर का रिसाइकल करते हैं, पेपर का रीयूज़ करते हैं और पेपर को ज़्यादा नहीं कंजप्शन करते हैं, मीन्स जितना जरूरत हो उतना ही कंजप्शन करते हैं, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं हमारे ट्रीज़ का। और आप अगर कंजर्वेशन कर रहे हैं ट्रीज़ का, तो इनडायरेक्टली आप प्लांट्स और एनिमल्स का भी क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर को एक से अधिक बार क्या करना, यूज़ करना, उसका कम से कम यूज़ करना और ज्यूडिशियसली और वाइजली उसका यूज़ करना, मतलब क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब इसके बाद से हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था वो क्या था, रीफॉरेस्टेशन। स्टार्टिंग में सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने क्या पढ़ाया था, डिफॉरेस्टेशन पढ़ाया था। रीफॉरेस्टेशन उसी का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, रीफॉरेस्टेशन। चलिए, रीफॉरेस्टेशन क्या पढ़ना हम लोगों को, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो किया था, रीफॉरेस्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि क्या था, रीफॉरेस्टेशन। तो बच्चों रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कट करते हैं। रीफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं, लार्ज ऑफ नंबर ट्रीज को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि हमारा क्या है, रीफॉरेस्टेशन। Reforestation is the opposite of deforestation. Here we plant new trees to restock forests that have been destroyed. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नए पेड़ों को लगाते हैं जो कि क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, जो कि खत्म हो चुके थे। यानी डिफॉरेस्टेटेड लैंड पे हम लोग क्या करते हैं, नए पेड़ों को लगाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। इंडिया के अंदर, इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विच एम्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग और नियर देम। तो इंडिया के अंदर एक क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसका एम क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को क्या करना, ग्रो करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ठीक, और क्या करना, हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना। यानी हमारे जो आसपास जो फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स को फिल करना, ठीक, और फॉरेस्ट को क्या करना, कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ये हमारा बेसिक एम है किसका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो हमारा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया के अंदर जो है, ठीक। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो इसको, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, planting of trees to restock forests that have been destroyed। यानी क्या करना है, प्लांटिंग करना है उन नए पेड़ों को, ठीक है, किसकी जगह पे, जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड थे, जो डिस्ट्रॉयड लैंड थे, वापस से क्या करना, रीस्टॉक करना। मतलब जहाँ से ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गए थे, वापस से हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी ट्रीज को लगा दिया, जिससे क्या था, हम लोगों ने क्या किया, रिफॉरेस्टेशन किया। यानी डिफॉरेस्टेटेड लैंड पे कर सकते हैं, नई जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक। तो रिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीज को प्लांट करते हैं लार्ज नंबर पे, ठीक। इंडिया के अंदर मैंने बताया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसका बेसिकली एम क्या है, इसका बेसिकली एम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को, ठीक है, क्या करना है, प्रिजर्व करना, ठीक, प्रिजर्व करना, और क्या करना, कंजर्व करना, एंड टू फुलफिल द बेसिक नीड, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। तो हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का क्या है, मेन एम है, ठीक।
तो रिफॉरेस्टेशन से देखिए यूज़फुल क्या है, मतलब रिफॉरेस्टेशन क्यों करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, रिफॉरेस्टेशन कैन हैपन नेचुरली और कैन बी डन आर्टिफिशियली। ठीक, तो रिफॉरेस्टेशन किस तरीके से किया जाता है, बहुत आसान है। इसको आप नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली। बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो खुद से ग्रो कर जाती हैं, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली ग्रो कर जाती है, और बहुत सारी ट्रीज़ होती है जिसको हम लोग खुद क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, तो आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। इफ़ अ डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम द फॉरेस्ट ग्रो अगेन। अगर किसी भी डिफॉरेस्टेटेड फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेटेड जो लैंड होता है, यानी जहाँ से पेड़ों को काट दिया गया है, उसको अगर कई सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दिया जाता है, तो वापस से वहाँ पे नेचुरली फॉरेस्ट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। वी कट मोर ट्रीज दैट द वन ग्रोज ऑन देयर ओन एंड हेंस वी शुड प्लांट टू प्रमोट रिफॉरेस्टेशन। देखिए जितना हम लोग पेड़ काटते हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, जिससे हम लोग क्या कर सके, रिफॉरेस्टेशन कर सके, रिफॉरेस्टेशन को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं, जितना हम लोग लगाते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उनकी जगह पे नए पेड़ों को लगाना चाहिए टू प्रमोट रिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट में हम लोग को क्या करना है, प्रमोट करना है किसको, रिफॉरेस्टेशन को, रिफॉरेस्टेशन। तो वी शुड प्रमोट रिफॉरेस्टेशन। ओके, the last point is ideally we should plant as many as trees had been cut down and the new trees should be the same species as the earlier one। तो जितना ज़्यादा पेड़ों को हम लोगों ने काटा है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए उतने ही पेड़ों को हम लोग क्या कर सके, लगा सके, या इवन उससे ज़्यादा लगा सके, और ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस स्पीसीज़ के पेड़ों को हम लोगों ने काटा है उसी स्पीसीज़ के पेड़ों को हम लोग लगाना चाहिए। तो we should plant more and more trees of the same species which have been cut। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, जिन स्पीसीज़ के पेड़ों को हम लोगों ने क्या काटा था। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या करना है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करना है, फिर से फॉरेस्ट में क्या करना है, उनको ग्रो करना है, जो भी डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट से उनकी जगह पे, यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसका मेन एम क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, और जो बेसिक नीड्स हैं हमको उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। और रिफॉरेस्टेशन आप कैसे कर सकते हैं, नेचुरली भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसकी जगह पे क्या, जब उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो वापस से वहाँ पे फॉरेस्ट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। हम लोगों को रिफॉरेस्टेशन को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज, जो भी जिस स्पीसीज़ के फॉरेस्ट को हम लोगों ने कट डाउन किया उसकी जगह पे उससे कई ज़्यादा नंबर्स की ट्रीज को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।